तो हेलो साथियों, गणेश वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर हूं। और आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सारे जो नियम है हमारी पूरी केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण वो सारे नियम हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे आपका हेनरी का नियम हुआ, राउल्ट नियम हुआ, है ना। इसके बाद आपका कोलरास का नियम हुआ, है ना, फेराडे के नियम हुए, वन डॉट समीकरण हुए। तो ऐसे करके जो है ना हम सभी जो नियम है एक एक करके कंप्लीटली समझ लेंगे आज की वीडियो में। और आज की वीडियो को देखने के बाद इन नियमों से संबंधित कोई शिकायत आपको नहीं होगी। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला नियम है जिसको हम कंप्लीट करेंगे, हेनरी नियम मोस्ट आईएमपी। तो आओ हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरे भाई, अगर हम बात करें हेनरी नियम की, हेनरी महोदय के जो नियम है मेरे भाई, ये क्यों दिया गया, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। हमें कोई भी नियम मिले तो कोई भी नियम में सबसे पहले तो हमें यही जानना जरूरी होता है कि ये नियम दिया क्यों गया। तो मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि ये जो नियम है वो गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता। अब गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है? तो विलेयता का मतलब मेरे भाई होता है घुलना। क्या होता है बेटा? घुलना, या फिर होता है मेरे भाई मिलना। घुलना या फिर क्या होता है मेरे भाई? मिलना। मतलब गैस की द्रव में विलेयता, मतलब गैस का द्रव में घुलना या गैस का द्रव में मिलना के लिए ये नियम दिया गया। समझ पा रहे हो आप? किसी गैस को द्रव में मिलाने के लिए ये नियम जो है वो दिया गया। और इन महोदय ने किसी गैस को द्रव में मिलाने के लिए क्या बात कही? पता क्या बात कही? इन्होंने बोला कि कोई गैस द्रव में जब ज्यादा मिलेगी जब आपका जो दाब है, मतलब पी है, इसका मान क्या होगा? ज्यादा होगा। और कोई गैस अगर कोई गैस अगर द्रव में कम विलेय हो रही है, मतलब इस दाब है, इस दाब की वैल्यू कम होगी, इन महोदय ने कहा। तो पहली बात आपका ये है कि ये नियम क्यों दिया गया? तो ये नियम दिया गया गैस को द्रव में मिलाने के लिए, गैस को द्रव में घोलने के लिए ये नियम दिया गया। तो इन महोदय ने क्या कहा? इन महोदय ने कहा कि अगर कोई गैस द्रव में जब ज्यादा विलेय होगी, कब ज्यादा विलेय होगी? जब ज्यादा विलेय होगी जब, सॉरी एक मिनट, जब ज्यादा विलेय होगी जब दाब अधिक होगा। और यदि दाब का मान कम है तो ये गैस जो है द्रव में कम विलेय होगी, है ना। एक उदाहरण और समझा दे रहा हूं, आप सारा कुछ समझ जाओगे, ठीक है। मेरे पास मान लो मेरे भाई एक पात्र है। इस पात्र में मैंने यहां तक भर दिया है जल। क्या भर दिया बेटा? जल। मतलब मैंने यहां पर भर दिया है H2। और इस पात्र में मैं यहाँ पर मैंने H2O को डाल दिया और इस H2O को मुझे इस द्रव में मिलाना है। इस H2O को मुझे इस द्रव में क्या करना है? जल जो है इसमें मिलाना है। तो ये जो H2 है, अगर यहाँ पर हम पिस्टन लगा के दाब लगाएं, दाब यहाँ हमने लगा दिए एक पिस्टन, और यहाँ से हम क्या लगा रहे हैं? दाब। तो यदि दाब लगाएंगे, ज्यादा दाब लगाएंगे तो ये जो गैस है वो द्रव में ज्यादा विलेय होगी, और अगर दाब कम लगाएंगे तो ये जो गैस है द्रव में कम विलेय होगी, जल में कम विलेय होगी। और अगर हम दाब लगाएं ना तो ये गैस द्रव में विलेय होगी ही। तो बताओ, बिल्कुल है यार, नहीं होगी, है ना। एक पात्र है, उसके ऊपर हमने गैस डाल दी, क्या वो गैस द्रव में विलेय होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति तो कहती है, क्या कहती है प्रकृति? प्रकृति ये कहती है कि जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित होता है, गैस में परिवर्तित होता है, ना कि गैस द्रव में परिवर्तित होता है। समझ पा रहे हो? अगर गैस को द्रव में परिवर्तित करना है तो हमें दाब लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतनी ज्यादा जो गैस है वो द्रव में विलेय होगी, द्रव में मिलेगी। समझ गए? कोई परेशानी नहीं। आगे देख लो। तो ये नियम ने क्या बोला? स्थिर ताप पर। देखो मेरे भाई, कोई भी नियम दिया जाता है स्थिर ताप पर या स्थिर दाब पर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्थिर ताप या स्थिर दाब पर उसको, है ना, अच्छे से हम कैलकुलेट कर पाते हैं, अच्छे से उसकी वैल्यू फाइंड कर पाते हैं, इसलिए, है ना। तो क्या बोला गया? स्थिर ताप पर किसी द्रव में विलेय, कोई भी द्रव हो सकता है, जरूरी नहीं कि जल ही है, कोई भी द्रव हो सकता है,
किसी द्रव में मिले गैस की मात्रा, काय की मात्रा बेटा, गैस की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। और समानुपाती का तो मतलब जानते ही हो, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। समानुपाती का मतलब तो ये होता है ना। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव में मिले गैस की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के कैसी होती है बेटा, समानुपाती होती है। क्लियर हुआ है ना। ध्यान रखना कौन समानुपाती होती है, गैस की जो मात्रा है वो लगाए गए दाब के समानुपाती होगी। गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होगी। दो बातें आपको ध्यान से सुनना, कौन किसके समानुपाती है इस बात को ध्यान से रख लेना, आप याद रख लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बेटा हमने क्या किया, गैस की मात्रा को हमने मान लिया m, गैस की मात्रा को क्या मान लिया m, है ना। और लगाया गया दाब क्या है, P। गैस की मात्रा को हमने m मान लिया और उस पर लगाया गया दाब क्या मान लिया, P मान लिया। तब इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, गैस की मात्रा लगाए गए दाब की समानुपाती। तो गैस की मात्रा हमने क्या मान ली, m, मतलब ये जो आपका m है वो समानुपाती हो जाएगा P के। बात समझ आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे देखो, अब बेटा अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो आपको पता है एक नियतांक आता है। कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटाने से एक नियतांक आता है। तो यहाँ नियतांक आ गया KH और ये रहा आपका P, है ना। तो ये KH है, एक नियतांक है, तो आप लिख देना जहां KH एक नियतांक है। KH क्या है, नियतांक है, जिसे हेनरी का नियम कहते हेनरी नियतांक कहते हैं। हेनरी इस तरह कहते हैं, नियतांक कहते हैं। बोलो बात समझ में आई, ये नियम खत्म। बट ये नियम खत्म हो गया मेरे भाई, लेकिन इसमें नियम हेनरी जो नियम है इसमें एक बात और कही गई थी, और वो बात जो है वाष्प अवस्था के लिए है ना। क्योंकि जब कोई विलयन को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वाष्प अवस्था में चेंज होता है। तो ये जो बात है ये वाष्प अवस्था के लिए है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कहा गया है कि किंतु वाष्प अवस्था में, कौन सी अवस्था में, वाष्प अवस्था में, जब किसी विलयन को हम वाष्पित कर रहे होते हैं तब जो गैस का आंशिक दाब है, गैस पर लगाया गया दाब, गैस का आंशिक दाब मतलब गैस पर लगाया गया दाब विलयन में गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक है, वाष्प अवस्था की अगर बात करें तो इस वाष्प अवस्था में गैस का जो आंशिक दाब है विलयन के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। देखो अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें, स्थिर ताप पर बात करें, तो ये स्थिर ताप पर गैस की जो मात्रा है वो दाब के समानुपाती होती है। बट अगर वाष्प अवस्था की बात हो तो इस वाष्प अवस्था में जो गैस का आंशिक दाब है, गैस पर लगाया गया दाब है, वो विलयन में गैस की मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। देखो गैस पर लगाया गया दाब मान लेते हैं P है, क्या है P, और गैस के मूल प्रभाज, गैस मतलब विलय के मूल प्रभाज अगर हम मान ले X मान ले, क्या मान ले X या स्मॉल x मान ले, ठीक है, x स्मॉल x मान ले, तो ये जो P है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, x के समानुपाती, है ना। तो अगर हम अर्थात में बात करें तो अर्थात क्या हो जाएगा, P समानुपाती x, P समानुपाती x। और यहाँ जो बेटा x है वो गैस की मात्रा ही है, गैस की मात्रा ही है, ठीक है, ध्यान रखना ये गैस की मात्रा ही है, लेकिन ये मात्रा मोल प्रभाज के रूप में, समझ गए ना। तो ध्यान रखना ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में आपको यही वाला फॉर्मूला काम आता है। जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, इस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन है उसमें मोल प्रभाज के रूप में गैस की मात्रा दे के रखते हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं, है ना। तो यहाँ से भी अगर समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो वो भी एक नियतांक आएगा KH, वो भी हेनरी नियतांक होगा, और ये X। तो ये वाला फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल में काम आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको नियम में ये और ये इतना ही याद रखना है, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा बात बता दी जो आपके लिए काम आएगी, ठीक है। चलिए आगे, हेनरी नियम की कुछ सीमाएं भी है मेरे भाई, सीमाएं भी हमें तैयार करना है। क्वेश्चन बोल देता है हेनरी नियम लिखकर इसकी 2 सीमाएं लिखिए, तो हमें सीमाएं भी लिखना है, ठीक है ना। तो हेनरी नियम की मेरे भाई पहली सीमा है गैस का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखो हमें पता है गैस को द्रव में मिलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। तो दाब लगा रहे हैं तो ये दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए एक लिमिट तक होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अगला पॉइंट हमारा ये है, गैस का ताप बहुत कम नहीं हो। देखो ताप कम, देखो अब दाब ज्यादा होगा तो ताप कम होगा, दाब अगर ज्यादा होगा, दाब बढ़ाएंगे तो ताप घटेगा, लेकिन ताप जो है ना बहुत ज्यादा कम ना हो, इस बात को भी याद रखना। समझ रहे हो ना। देखो दाब बढ़ाएंगे तो ताप घटाएंगे, ताप घटेगा, क्योंकि दाब और ताप एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। दाब बढ़ेगा तो ताप घटेगा, ताप घटेगा तो दाब बढ़ेगा, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो भाई ऐसा नहीं है कि ताप का मान बहुत कम हो जाए, ऐसा भी नहीं रखना अपन को, ठीक है। चलो अगली सीमा ये है, गैस की विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई, जैसे मान के चलो ये हमारे पास कोई गैस है ना, कोई गैस है, ये कोई गैस है ना, और यहाँ पर कोई भरा हुआ है द्रव। तो ये जो गैस है इस क्या द्रव के साथ ऐसा नहीं कि मिलाएं और कोई क्रिया कर जाए, तो ऐसा नहीं। जैसे मेरे भाई यहाँ पर हमने कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो अपने आप क्रिया करेगी, वो तो पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। तो ऐसी गैस नहीं होना चाहिए जो द्रव के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया कर जाए, ऐसी गैस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, है ना। अपने आप नहीं मिलनी चाहिए, कहने का मतलब है कोई गैस द्रव में अपने आप ना मिले, ऐसी गैस ना हो, उस पर यह हेनरी नियम लागू होगा, अप्लाई होगा। अगली हमारी सीमा यह है, गैस का विलयन में वियोजन या संयोजन ना हो। मतलब वही बात है, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वियोजन या संयोजन तो हो गई, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अपने आप मिलेगी और अपने आप मिलकर इस द्रव को तोड़ देगी, है ना, या फिर कुछ भी करते हैं ना, तो वियोजन या संयोजन ऐसा भी ना हो। तो ये राउट नियम की क्या हो गई मेरे भाई, सीमाएं हो गई। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए हो गए ये हेनरी नियम। आगे हम बढ़ते हैं, अगले नियम पर बात करेंगे। और अगला नियम और एक इंपॉर्टेंट नियम मेरे भाई हमारा स्टार्ट हो जाता है, जो है हमारा राउल्ट नियम। कौन सा नियम बेटा, राउल्ट नियम। कौन सा बेटा, राउल्ट नियम, ठीक है। अब राउल्ट नियम क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, ठीक है, तो मेरे भाई सुन लो। ये जो राउल्ट नियम है बेटा, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए दिया गया। अब क्वेश्चन ये है, सर हम तो अवाष्पशील विलेय ही नहीं जानते। तो मेरे भाई आप देखा होगा, सुना होगा, आप जल को गर्म करो, क्या उसमें वाष्प बनेगी, बिल्कुल वाष्प बनेगी। दूध को आप गर्म करो, क्या उसमें वाष्प बनेगी, भाप बनेगी, भाप बनकर बाहर निकलेगी, बनेगी ना। लेकिन मेरे भाई आप नमक या शक्कर को गर्म करो, क्या नमक या शक्कर को गर्म करने पर क्या उसमें वाष्प बनती है, उसमें भाप निकलती है। क्या जैसे चाय बनाते समय चाय उफनती है तो उसमें गोल गोल अणु बनते हैं, क्या वो गोल गोल अणु नमक या शक्कर को गर्म करने पर बनते हैं, नहीं ना। तो नमक या शक्कर जो है आवाष्पशील है, जिसमें वाष्प ना बने वो आवाष्पशील, और जिसमें वाष्प बने वो वाष्पशील। समझ गए ना। तो ध्यान रखना, आवाष्पशील क्या होता है, जिसमें वाष्प नहीं बनती। तो राउल्ट जो नियम है वो आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए दिया गया, और आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन पर ही पूर्ण रूप से लागू होता है ना। जैसे मेरे भाई आपको बता दे रहा हूं, जैसे आपको पता है ये जल, क्या है ये जल। अगर इस जल में मैं नमक डाल दूं, और नमक आपको क्या है, आपको पता है नमक आवाष्पशील विलेय है, मतलब इसमें वाष्प नहीं बनती, मतलब ये आवाष्पशील है। तो अगर मैं इस जल में नमक को मिला दूं तो जल और नमक मिलकर क्या बना लेंगे, एक विलयन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, और विलयन बना लेंगे। और ये विलयन आवाष्पशील विलेय युक्त है, क्योंकि इसमें आवाष्पशील विलेय मतलब आपने नमक मिला दिया, इसलिए ये जो विलयन है वो आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है। लेकिन अगर मैं जल में दूध डाल दूं, क्या डाल दूं बेटा, दूध, तो बताओ क्या ये आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है, नहीं, क्योंकि दूध में वाष्प बनती है ना, तो दूध वाष्पशील है, इसलिए ये जो विलयन बना इन दोनों से वो वाष्पशील विलेय युक्त विलयन है। तो आवाष्पशील का मतलब जिसमें वाष्प ना बने ऐसा विलेय जो है आप जल में मिलाओगे तो वो आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन बनेगा, ठीक है। तो ये नियम जो है आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए दिया गया। और इस नियम में क्या कहा गया, और देखो कोई भी नियम है, मैंने आपको बताया था स्थिर ताप पर किया जाता है, स्थिर ताप पर अच्छा हमें उसमें रिजल्ट मिलता है, इसलिए तो इसमें बोला गया स्थिर ताप पर किसी आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में। अब बात को सुनना, आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में, केवल आवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में जो विलायक का वाष्प दाब होता है, ध्यान सुनना, वाष्प दाब को भी हम पी से व्यक्त करते हैं। देखो दाब वाष्प दाब एक ही बात है ना,
यहाँ दाब की बात हो रही थी, यहाँ बाष्प दाब, तो दाब बाष्प दाब एक ही है, अकेला अंतर ये हो जाता है कि जो बाष्प दाब होता है वो बाष्प अवस्था का दाब है ना। कौन सी अवस्था का दाब है? बाष्प अवस्था का दाब है। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो बेटा, ये मैं यहाँ पर एक पात्र है और इस पात्र में मैं क्या बना रहा हूँ? चाय बना रहा हूँ। चाय सबने बनाई होगी, कोई परेशानी नहीं है, चाय सबने बनाई होगी, दिक्कत नहीं है, चाय सबने बनाई होगी। जो ध्यान सुनो, अगर चाय बनानी है तो सुनो, चाय बनाई है तो सुनो। देखो अब जब आप चाय बनाते हो, गैस पर चढ़ा देते हो, तो आप देखते हो चाय बनाते हो जब, तो चाय जब गैस पे चढ़ा देते हो तो कुछ देर बाद हम देखते हैं चाय जो वाला जो द्रव है उसके सतह के ऊपर गोल गोल अणु बनने लगते हैं। आपको पता है क्या? जब चाय बनाते हो तो चाय बनाते समय आप जब इसको गर्म करते हो चाय वाला द्रव, तो उसकी सतह के ऊपर क्या बनने लगते हैं बेटा? गोल गोल अणु बनने लगते हैं। और ये जो गोल गोल अणु होते हैं इनको हम बोलते हैं वाष्प अणु। कौन से अणु बोलते हैं बेटा? वाष्प अणु। ठीक है। अब हमने देखा है कि ये वाष्प अणु ऐसे थोड़ी ना कि एक बार बन गए तो बने ही रहे, नहीं, ये वाष्प अणु बनते हैं, फूटते हैं, बनते हैं, फूटते हैं, ऐसा ही होता है। आपने देखो चाय बनाई हो तो आप समझ सकते हो उस बात को, और नहीं बनाई तो अभी बना के देखो चाय, ठीक है ना मेरे भाई। तो बनते हैं, फूटते हैं, बनते हैं, फूटते हैं, तो अब बनते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई जब ये फूटते हैं तो ये जो वाष्प अणु है, ये जो द्रव है, इस द्रव की सतह पर एक दाब लगाते हैं। ये जब फूटते हैं ना बेटा, तो द्रव की सतह पर क्या लगाते हैं? एक दाब लगाते हैं, और उस दाब को ही बेटा हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वाष्प दाब क्या है? वाष्प अणुओं द्वारा लगता है, और ये जो दाब है वो हमें लगाना पड़ता है। जैसे मान के चलो ये हम दाब लगा रहे हैं, ये हम क्या लगा रहे हैं? दाब लगा रहे हैं, एक प्रकार से बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल, है ना। तो बल ही होता है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो दाब है वो द्रवों पर या गैसों पर लगाया जाता है, अंतर सिर्फ इतना है। दाब और बल एक ही है लगभग। दाब क्या है? गैसों और द्रवों पर लगाया जाता है, ठीक है, और जो बल है किसी ठोस वस्तु पर लगाया जाता है, अंतर सिर्फ इतना है, ठीक है। तो समझ गए ना वाष्प दाब क्या है? वाष्प अणुओं द्वारा जो लगाया गया दाब वो वाष्प दाब है, और दाब और ये जो बल है लगभग, सॉरी, दाब और वाष्प दाब लगभग एक ही चीज है, परेशानी नहीं है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं ये विलायक का वाष्प दाब, जो विलायक है इसका वाष्प दाब, वाष्प दाब को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा? पी से। किससे व्यक्त करेंगे? पी से। बट ये विलायक का है, तो हमने आपको कभी बताया था, पढ़ाया था, तो बेटा विलायक, विलायक है ना, और विलेय से मिलकर क्या बनता है बेटा? विलयन बनता है। क्या बनता है? विलयन। तो मतलब विलयन में विलायक और विलेय होता है। तो विलायक को हम किससे व्यक्त करते हैं? ए से, और विलेय को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा? बी से व्यक्त करते हैं। हम आपको बता चुके हैं ना, पहले ही बता चुके हैं। तो बोला विलायक का वाष्प दाब, तो वाष्प दाब तो पी, लेकिन ये विलायक का है इसलिए हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? पी ए। तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो गया? पी ए। विलायक के मोल प्रभाज, अब मोल प्रभाज को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा? एक्स से। किससे व्यक्त करते हैं? एक्स से। लेकिन ये विलायक का ही है, तो विलायक को ए से, तो ये विलायक का वाष्प दाब एक्स से। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नियम बोला गया कि जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो विलायक के मोल प्रभाज से कैसा होता है बेटा? समानुपाती होता है ना। कैसा होता है बेटा? समानुपाती होता है। आई होप आप समझ गए होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम थोड़ा सी थ्योरी लेंगे, ध्यान से सुनना। विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती, ठीक है। तो यहाँ सुनो, यदि, है ना, अच्छे से लिख लेना, यहाँ थ्योरी लिख लेना। यदि विलायक का वाष्प दाब Pa, आप लिख लेना, ऐसे शब्दों में लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना। यदि विलायक का वाष्प दाब Pa तथा विलायक के मोल प्रभाज X से, विलायक का वाष्प दाब मैंने Pa मान लिया और विलायक के मोल प्रभाज मैंने क्या मान ली? X से है, तब क्या होगा बेटा? जो Pa है वो क्या हो जाएगा? समानुपाती X से हो जाएगा। इस नियम के अनुसार हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। और आपको पता है बेटा, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तब तब एक नियतांक आता है। तो यहाँ नियतांक, समानुपाती का चिन्ह हटा, एक नियतांक आ गया, वो आ गया आपका k, और ये रहा आपका एक्सिस सेम। कोई परेशानी? इसको दे देना बेटे समीकरण नंबर 1। बेटा राउल्ट नियम अकेला नहीं आता क्वेश्चन एग्जाम में, राउल्ट नियम आता है और इसका गणितीय व्यंजक आता है। तो अब हम ये गणितीय व्यंजक करने लगे यहाँ से, ये जो है ना गणितीय व्यंजक करने लगे यहाँ से। तो यहाँ से आप लिख लेना, यदि वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब Pa तथा विलायक के मोल प्रभाज X है, तब यहाँ से तो Pa समानुपाती X से, इस नियम में यही बोला गया, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा क्या?
क्या आएगा बेटा के और ये x, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब मेरे भाई आगे हम जो भी प्रोसेस करेंगे, जो भी करेंगे वो समीकरण 1 के साथ करते हैं, क्योंकि राउल्ट नियम में यही है, जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, समीकरण 1 के साथ करते हैं। ठीक है ना, चलो देखो अब तो ये जो समीकरण 1 है बेटा, तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 को शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के लिए लागू करने पर, जो समीकरण 1 है इसको शुद्ध विलायक के लिए लागू कर देंगे, है ना। किसके लिए लागू कर देंगे? शुद्ध विलायक। और शुद्ध विलायक कौन होता है बेटा? जल होता है। शुद्ध विलायक कौन होता है? जल। शुद्ध विलायक जल। अब जल के लिए हम क्या करेंगे? लागू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो, इसको कर रहे हैं ना लागू शुद्ध विलायक के लिए, तो ये आप बताओ किसका वास्तव है? विलायक का वास्तव है। तो ये जो विलायक का वास्तव है, जब हम इसको शुद्ध विलायक के लिए लागू करेंगे, तो ये जो विलायक का वास्तव है, ये काय का वास्तव बन जाएगा? शुद्ध विलायक का वास्तव बन जाएगा। काय का वास्तव बन जाएगा? शुद्ध विलायक का वास्तव बन जाएगा। समझ गए ना? ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब विलायक का वास्तव किसका वास्तव बन गया? शुद्ध विलायक का वास्तव बन गया। ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे हम एक किंतु। वो किंतु इसलिए क्योंकि हमें पता है बेटा x a प्लस एक्स बी बराबर होता है 1। x a प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, क्योंकि जब हमने मूल प्रभाष पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था विलायक और विलेय की मूल प्रभाष का जो योग होता है वो 1 होता है। अब हम इसको किसके लिए लागू कर रहे हैं? शुद्ध विलायक के। अब बताओ, शुद्ध विलायक हम बोल रहे हैं तो क्या उसमें विलेय होगा? वो हम खुद ही कह रहे हैं कि भाई ये शुद्ध विलायक है, तो विलेय तो होने वाली बात ही नहीं है, होगा ही नहीं, तो विलेय नहीं होगा। जब विलेय नहीं होगा तो विलेय के मूल प्रभाष क्यों होंगे? नहीं होंगे ना, विलेय के मूल प्रभाष भी नहीं होंगे, मतलब x भी बराबर क्या आ जाएगा? शून्य। तो x भी बराबर अगर हम शून्य रख दें तो x भी बराबर केवल कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। मतलब ऐसा भी आप याद रख सकते हो कि शुद्ध विलायक के लिए x का मान बेटा कितना होता है? 1 होता है, बट मैंने तो यहाँ निकाल के बताया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों मान जो हैं समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो दोनों के दोनों मान उठाकर रख देंगे समीकरण 1 में। तो देखो आप समीकरण 1 में रखेंगे तो PA जो है, PA की जगह क्या रखेंगे? P नॉट ए, तो ये हमने रख दिया बेटा P नॉट ए बराबर। अब K सेम रहेगा क्योंकि K की वैल्यू नहीं निकाली, और XA का मान कितना रख देंगे बेटा? 1 रख देंगे। क्या रख देंगे? 1। तो ऐसे में हमारा जो मान निकल के आया है वो देखो, इस 1 का तो कोई मतलब नहीं रहता, कोई मतलब रहता है? नहीं रहता। तो ऐसे में बेटा हमारा जो K है, इस K का मान निकल के आ गया है P नॉट। K का मान निकल के आ गया बेटा क्या? P नॉट ए। आई होप आप समझ गए, तो भी कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब जो K का मान आया वो भी समीकरण 1 में रखेंगे। हमने बोला था ना, जो जो करेंगे समीकरण 1 के साथ रहेंगे, मतलब जिस थाली में गाया उसी में छेद किया। तो K का मान भी बेटा कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो जो K का मान निकल के आया उसको समीकरण 1 में रखेंगे। थोड़ा सा अच्छे से जमा दे रहा हूँ, नहीं आप लोग सोचोगे यार ये सर क्या कर रहा है। ठीक है, देखो ये हमने समीकरण 1 को इसके लिए शुद्ध विलायक के लिए लागू किया, तो PA = P नॉट ए आ गया, किंतु XA प्लस XB बराबर 1 होता है, बट शुद्ध विलायक में तो विलेय होता ही नहीं, तो विलेय के मूल प्रभाष भी नहीं होंगे, तो XB बराबर भी क्या हो जाएगा? 0, मतलब x = 1। तो इन दोनों मान को उठा के रख दिए समीकरण 1 में। तो PA की जगह क्या रख दिया? P नॉट ए, K रहा सेम, और XA की जगह रख दिया बेटा 1। तो यहाँ से हमारा K = आ गया बेटा, K को इस तरफ लिख दिया, क्या आ गया बेटा? P नॉट ए आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे, यहाँ से कर देंगे K का मान समीकरण 1 में रखने पर, K का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 ये है ना, तो ये समीकरण 1 में रखना है। अब ये K का मान, तो ये आपका क्या है? ये है, सेम रहा। K का मान क्या आ गया बेटा? P नॉट ए, तो ये रख दिया हमने P नॉट ए, और ये डॉट क्या आ गया बेटा? XA। क्या आ गया? XA। ये राउल्ट नियम का व्यंजक है, इतना सा हमारा व्यंजक। आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे, नियम को कंप्लीट कर पाए होंगे। अगर थोड़ी बहुत कहीं भी दिक्कत है तो थोड़ा सा वीडियो बेटा पीछे करके आप इसको कंप्लीट समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब बात ये है, ये तो राउल्ट नियम हो गया। अब राउल्ट नियम की भी सीमाएं होती है कि राउल्ट नियम कहाँ अप्लाई होता है। तो राउल्ट नियम की सिर्फ 2 सीमाएं याद रखना। तो पहली सीमा ये है मेरे भाई कि राउल्ट नियम केवल आवासशील विलेयुक्त विलयन पर पूर्णतः लागू होता है। देखो यहाँ
आवासशील विलयुक्त विलयन पर पूर्णतः लागू होता है। दूसरी ये है कि ये ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता जिसमें विलय का संगुणन या वियोजन, संगुणन या क्या हो, वियोजन हो। तो ये दो सीमाएं तो मोस्टली मेरे भाई याद रखना ही, आप आगे कुछ भी करना लेकिन दो सीमाएं आप जरूर याद रखना, ठीक है ना। तो हमारा राउल्ट नियम कंप्लीट, हेनरी नियम कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगले नियम पर। साथियों इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे वन टॉप सिद्धांत। ये भी एक नियम है ना। नियम और सिद्धांत जो है ना एक ही श्रेणी में आते हैं, और पढ़ेंगे वन टॉप गुणांक। तो बिल्कुल वन टॉप सिद्धांत और वन टॉप गुणांक इस स्लाइड में हम कंप्लीट करेंगे। ये भी आपके पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए जान लेते हैं वन टॉप सिद्धांत। तो वन टॉप सिद्धांत क्या है, क्यों दिया गया? तो मेरे भाई ये जो वन टॉप सिद्धांत है, ये वन टॉप सिद्धांत तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयनों के लिए दिया गया। कौन से विलयनों के लिए? तनु विलयन के लिए। और आप मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो तनु विलयन होता है, क्या होता है मेरे भाई? तनु विलयन होता है ऐसा विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। विलय की मात्रा जो है ना बहुत कम होती है, ठीक है। अगर विलय की मात्रा बहुत कम है ना तो ही वो तनु विलयन होगा, है ना। जैसे मेरे पास मान के चलो, है ना, 10 लीटर दूध है, और 10 लीटर दूध में मैं क्या करूं, है ना, 10 ml पानी डाल दूं। 10 लीटर दूध में 10 ml मैंने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, ठीक है। तो इसमें मैंने पानी बहुत कम डाला है ना, तो ये जो आपका एक तनु विलयन है। मतलब ऐसा भी कहें कि तनु विलयन पतले विलयन होते हैं, है ना, पतले विलयन होते हैं तनु विलयन, ठीक है। तो ये तनु विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। और इस सिद्धांत में क्या बात कही गई मेरे भाई? तो इस सिद्धांत में कहा गया कि भाई जो तनु विलयनों का जो परासरण दाब होता है, क्या बेटा? तनु विलयनों का परासरण दाब, हम जानते हैं ना परासरण दाब क्या होता है? पाई होता है। क्या होता है बेटा? पाई। परासरण दाब को पाई से व्यक्त करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो तनु विलयनों का जो परासरण दाब है, वो परासरण दाब उस वाष्प दाब के बराबर होता है। किस वाष्प दाब के बराबर? उस वाष्प दाब, अब वो पता नहीं तो देखो वो आगे लिखा है, उस वाष्प दाब के बराबर होता है जो विलय, कौन? विलय वाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है ना। देखो हमने, देखो विलायक में हमने विलय मिलाया, ध्यान से सुनना, विलायक में हमने क्या मिलाया? विलय। तो ये विलय आपका कम मात्रा में मिला है, इसलिए ये बन गया आपका तनु विलयन। क्या बन गया? तनु विलयन। तो इसमें बोला गया है कि जो तनु विलयन है, इस तनु विलयन का जो परासरण दाब, मतलब ये पाई, ठीक है, उस वाष्प दाब के बराबर होगा जो विलय वाष्प अवस्था में उत्पन्न करेगा। मतलब जो भी हमने विलय मिलाया है इसमें, ये विलय वाष्प अवस्था में, अगर इस विलय को हम वाष्प अवस्था में लेके जाएं तो इस वाष्प अवस्था में इस पर जो भी जो दाब लगेगा, जो भी क्या लगेगा? वाष्प दाब लगेगा, ये जो वाष्प दाब है इस विलयन के परासरण दाब के बराबर होगा। ये इन्होंने बोला, मतलब इनने बोला तनु विलयनों की जो अवस्था है वो गैसीय अवस्था के लगभग कैसी होती है? समान होती है, इसीलिए ये बात इन्होंने कही। तो ध्यान रखना कि जो तनु विलयनों का जो परासरण दाब होता है, ये परासरण दाब विलय के वाष्प दाब के बराबर होता है, विलय के वाष्प दाब के बराबर होता है, ठीक है। यही तो कहा, तनु विलयनों का परासरण दाब उस वाष्प दाब के बराबर होगा। किस वाष्प दाब के बराबर? जो विलय वाष्प अवस्था में उत्पन्न करेगा, है ना। विलयन में जो हमने विलय मिलाया है, वो विलय वाष्प अवस्था में जितना वाष्प दाब उत्पन्न करता है, जितना वाष्प दाब उस पर लगता है, वही वाष्प दाब इस विलयन के परासरण दाब के बराबर होगा। ये बात इन्होंने कही गई, ठीक है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं, तनु विलयनों का परासरण दाब उस वाष्प दाब के बराबर, वाष्प दाब को हम कैसे व्यक्त करेंगे बेटा? पी से, के बराबर होता है जो विलय वाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है, ठीक है। ये तो बात दाब के बराबर बात है ना। जबकि आयतन और ताप विलयन के आयतन व ताप के बराबर होते हैं, कोई दिक्कत, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो इस विलयन का होगा वो इसका होगा, ठीक है। चलो आगे, आगे ताप, जबकि आयतन व ताप विलयन के आयतन व ताप के बराबर होते हैं, ठीक है। अर्थात अगर इसमें सिद्धांत के अनुसार बात करें तो क्या बोल रहे हैं? परासरण दाब वाष्प दाब के बराबर है, तो परासरण दाब को पाई से और वाष्प दाब को पी से, अर्थात पाई इक्वल टू क्या हो गया? पी हो गया, ठीक है। लेकिन आगे मेरे भाई जो वन टॉप समीकरण है, वो वन टॉप सिद्धांत, वन टॉप वैज्ञानिक है, ये शांत नहीं बैठे, और आगे उन्होंने क्या किया कि जो वन टॉप समीकरण व्यक्ति हैं, वन टॉप वैज्ञानिक हैं, इन वन टॉप ने आदर्श गैस समीकरण का उपयोग किया। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है बेटा? पाई, सॉरी
पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर क्या होता है बेटा? एनआरटी। ये होता है आदर्श गैस समीकरण। पी क्या होता है? दाब होता है। वी क्या होता है? आयतन। एन क्या है? मोल संख्या। आर क्या है बेटा? गैस नियतांक। टी क्या है बेटा? परंताप। ठीक है, तो आगे इन्होंने क्या किया, इस आधार पर वॉल्टॉप ने आदर्श गैस समीकरण का उपयोग किया और उपयोग करते हुए एक समीकरण दिया, एक समीकरण की स्थापना कर दी, जिसे हम बोलते हैं बेटा वॉल्टॉप समीकरण। क्या बोलते हैं? वॉल्टॉप समीकरण। तो उस समीकरण को हमको देखना है, तो आओ हम उस समीकरण को देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। यहाँ पर किसका उपयोग किया बेटा? आदर्श गैस समीकरण का। ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है बेटा? पी भी बराबर क्या होता है? एन आर टी होता है ना, कोई दिक्कत है ना? लेकिन आपको पता है यहाँ पर किंतु लगा सकते हैं, यहाँ किंतु लगा सकते हैं। किंतु जो P है बेटा, यहाँ P क्या है? दाब है। P क्या है? दाब। और ये जो दाब है वो किसके बराबर है? पाई के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, किंतु P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? पाई, या पाई इज इक्वल टू क्या होता है? P। दोनों बराबर है, इसको इस तरफ लिखो या इसको इस तरफ लिखो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है? पाई। तो यहाँ P की जगह हम क्या रख देंगे? पाई रख देंगे। तब क्या हो जाएगा? तब पाई भी बराबर क्या हो जाएगा? एन आर टी। भी को आप क्या ले जाओ? बटे में ले जाओ, तो पाई की वैल्यू निकल जाएगी। पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बटे भी, और ये रहा आर टी। किंतु बेटा ये जो C होता है, C क्या होता है बेटा? सांद्रता होता है। C क्या होता है? सांद्रता। किंतु यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, सांद्रता C बराबर क्या होता है? N बटे V। मतलब मोल संख्या बटे आयतन क्या होता है? सांद्रता। N बटे V की जगह हम क्या रख देंगे? C, तो इसको हम यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा क्या रहा बेटा? पाई रहा, और इसकी जगह आ गया आपका C, और ये रहा आर टी। तो इसके बाद बेटा ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका जो समीकरण आ चुका है, यही आपका वन टॉप समीकरण है, यही क्लियर है। तो आपको अगर क्वेश्चन आए कि वन टॉप सिद्धांत लिखकर इसका समीकरण बनाइए, तो ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब पाई आपको पता ही है क्या होता है ना? तो पाई आपको पता ही है क्या है? पाई क्या है? परासरण दाब। सी क्या है? सी क्या है बेटा? सांद्रता। अब आर क्या है बेटा? जहां आर, ये आर का नहीं है पता, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये है बेटा गैस नियतांक। क्या है बेटा? गैस नियतांक। गैस नियतांक। और ध्यान रखना मेरे भाई, जो आर है इसकी वैल्यू होती है 0.0821। 0.0821 इसका मात्रक होता है बेटा लीटर, एटीएम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ये इसका क्या होता है? मात्रक। और टी क्या होता है बेटा? परमताप। ये तो आप जानते ही हो, टी क्या है? परमताप। तो ये आपका वन टॉप सिद्धांत है, वन टॉप समीकरण है, इसको आपको तैयार करना है बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ। अब आ जाते हैं हम वन टॉप गुणांक पर। अब वन टॉप सिद्धांत है, इसके बाद वन टॉप गुणांक भी हमें पढ़ना है। ये भी एक नियम सिद्धांत के तहत आता है, तो इसको भी हम इस वीडियो में लेकर आते हैं। ठीक है, चलो। तो वन टॉप गुणांक क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पर, देखो वन टॉप गुणांक होता है किसी पदार्थ के विलयन में, कोई भी पदार्थ का विलयन, कोई भी पदार्थ का बेटा क्या हो? विलयन हो, कोई भी पदार्थ का। तो किसी पदार्थ के विलयन में अणु संख्या गुणधर्म, अब आपको पता है ना अणु संख्या गुणधर्म की संख्या कितनी है बेटा? 4 बेटा। बास दाब में अवनमन, बास दाब में अवनमन, बास दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब बेटा होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी होता है, ध्यान रखना। अवनमन का मतलब क्या है? कमी। यहाँ जो उन्नयन है, इस उन्नयन का मतलब होता है बेटा वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि। तो बास दाब में अवनमन, इस बास दाब में अवनमन को बेटा हम डेल पी से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? डेल पी से। अब ये क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन को कैसे व्यक्त करते हैं बेटा? हम डेल टी बी से व्यक्त करते हैं ना। और हेमांक में अवनमन, हेमांक में अवनमन को बेटा हम डेल टी एफ से व्यक्त करते हैं। ये चारों हमने पहले ही आपको बता दिए। और परासरण दाब को बेटा हम कैसे व्यक्त करते हैं? पाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। तो अणु संख्या गुणधर्म कितने हैं बेटा? 4 हैं। और अणु संख्या गुणधर्म ऐसे गुण होते हैं जो तनु विलयनों के कणों की संख्या पर या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। क्लियर हुआ? ठीक है। तो बोला गया किसी पदार्थ के विलयन में अणु संख्या गुणधर्म के प्रेक्षित मान। अब ये प्रेक्षित मान क्या होता है? तो प्रेक्षित मान को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं ऑब्जर्वेशन वैल्यू। ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ये जो वैल्यू प्रेक्षित मान होती है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू होती है, ये वैल्यू फिक्स होती है। ये वैल्यू है ना, जैसे इसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा बोल सकते हैं, ये वैल्यू फिक्स है ना। जैसे आपको पता है जल की मूललता कितनी होती है? 55.55 होती है।
हमें पता है जल की मोलरता कितनी होती है बेटा, 55.5 होती है। लेकिन अगर इस जल की मोलरता को हम प्रयोगशाला में कैलकुलेट करें तो कभी ये नहीं आ सकती, थोड़ा बहुत एरर इसमें आएगा, है ना। तो जो रियल वैल्यू होती है, जो वैल्यू वास्तव में होती है, वो वैल्यू होती है प्रेक्षित मान, और जो हम कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू को हम बोलते हैं सामान्य मान। क्योंकि हम देखते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% शुद्ध नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक होती है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 100% जो परीक्षित वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट नहीं आती, उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाता है बेटा, एरर हो जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जल की जो मोलरता जैसे 55.55 होती है, ये प्रेक्षित वैल्यू है ना, ये वैल्यू फिक्स है कि भाई इसकी मोलरता इतनी होती है। बट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी, उसमें थोड़ा बहुत एरर मिल जाएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू, हम हमारे द्वारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, हम जो कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू को बोलते हैं हम सामान्य मान। ठीक है, तो बेटा अणु संख्या गुणधर्म का जो प्रेक्षित मान होता है और जो सामान्य मान है, सामान्य मान को इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलेट वैल्यू, का जो अनुपात मिलेगा, मतलब प्रेक्षित मान और सामान्य मान का जो अनुपात है वही आपका वन टॉप गुणांक है। वही आपका बेटा क्या है, वन टॉप गुणांक। और इस वन टॉप गुणांक को हम आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान रखोगे, अणु संख्या गुणधर्म के प्रेक्षित मान और सामान्य मान के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, वन टॉप गुणांक। इसको हम आई से व्यक्त करते हैं, है ना। तो इसका हमने फॉर्मूला बनाया, तो वन टॉप गुणांक बराबर क्या हो गया, अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान बटे अणु संख्या गुणधर्म का सामान्य। आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो बेटा अणु संख्या गुणधर्म तो हमारा ये होता है, तो क्या इसका प्रेक्षित मान और सामान्य मान का अनुपात वन टॉप गुणांक होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि बोला है ना, कोई भी अणु संख्या गुणधर्म के प्रेक्षित मान और सामान्य मान का अनुपात, ठीक है, इसके भी प्रेक्षित मान और सामान्य मान का अनुपात, इसके भी प्रेक्षित मान सामान्य मान का अनुपात, इसके भी प्रेक्षित मान सामान्य मान का अनुपात क्या कहलाएगा, वन टॉप। ठीक है, तो ये चारों के प्रेक्षित मान और सामान्य मान का जो अनुपात है वो वन टॉप गुणांक होगा। मतलब ये आपस में क्या होंगे, वन टॉप गुणांक के बराबर होंगे। देखो यहाँ पर जैसे मान के चलो, अगर मैं इसको लूं तो ये हमने ले लिया डेल पी, इसका कौन सा मान बेटा, प्रेक्षित मान। तो प्रेक्षित मान को इंग्लिश में मैं ओबीएस कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओबीएस से समझ आना कि एक ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, मतलब ये प्रेक्षित मान है। तो ये प्रेक्षित मान हो गया बात दाम में अपने का। और डेल पी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ CAL का मतलब बेटा कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये कौन सा आ गया, तो वास्तव में अवनमन का ये प्रेक्षित मान है और ये सामान्य मान, तो इसका दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा बेटा, आई के बराबर होगा। ठीक है, इसके अलावा अब इसकी अगर व्यक्त करूं, इससे अगर शो करूं तो देखो ये आपका डेल टीबी है, मतलब बेटा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। तो अगर मैं इसका ऑब्जर्वेशन वैल्यू लूं और इसका ये जो डेल टीबी है इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू, तो इसका अनुपात निकालूं तो ये भी आपका वन टॉप गुणांक मतलब आई के बराबर होगा, है ना। जब ये भी आई के बराबर है और ये भी आई के बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जगह ना होने के कारण आपको यही लिख लेना, यहाँ बराबर लगाना और आप यही लिख लेना, बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका निकालूं तो ये डेल टी एफ ओबीएस अपॉन, ओबीएस मतलब ऑब्जर्वेशन वैल्यू। ठीक है, तो ये डेल टी एफ अपॉन CAL मतलब कैलकुलेटेड, ये भी आई के बराबर होगा। अब जब ये भी आई के बराबर, ये भी तो आपस में ये भी बराबर होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये पाई बचा है, पाई ओबीएस अपॉन पाई, है ना, CAL। ये तो ये आपस में किसके बराबर होंगे बेटा, आई के बराबर होंगे। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मैंने ऊपर नीचे इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, आप ये सब बराबर में एक ही लाइन में लिखना है इसको। ठीक है, तो ये आपका वन टॉप गुणांक हुआ। आई होप आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना। तो मेरे भाई चलो, तो आगे हम पहुंचते हैं, अगले नियमों पर हम बात करते हैं। भाई इस स्लाइड में हम कंप्लीट करने वाले हैं फैराडे का नियम। देखो फैराडे का नियम इस साल बहुत ज्यादा क्रेज में है भाई, कभी प्रथम नियम पूछता है, कभी द्वितीय नियम पे पूछता है, क्योंकि फैराडे के दो नियम है, तो कभी प्रथम और कभी द्वितीय, दोनों नियम में से कोई सा भी पूछ लेता है। तो आओ जरा हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो देखो प्रथम नियम, देखो सबसे पहले तो आपको देखो ये सब देखो, विद्युत अपघटन संबंधी, मतलब जो फैराडे के नियम है ये विद्युत अपघटन संबंधी है।
तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि साहब ये विद्युत अपघटन क्या होता है। तो आओ जरा समझते हैं। देखो इधर मान लो मेरे भाई, मेरे पास ये एक सेल है। अब आपको इतना तो पता ही होगा ही, अगर सेल है तो सेल के लिए जरूरी है कि उसमें 2 इलेक्ट्रोड हो। ये सेल के लिए मोस्ट जरूरी है। अब उसके लिए जरूरी क्या है कि मेरे भाई इसमें क्या हो, सेल में 2 इलेक्ट्रोड हो। तो मान लीजिए यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रोड है और ये हमने मान लिया एनोड है और ये हमने मान लिया कैथोड है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रोड सेल में होते हैं तो एक एनोड का होता है और एक होता है कैथोड का। ठीक है, तो मान लिया हम ये सेल है और सेल है, सेल में 2 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और सेल अगर है तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि इसमें कोई विद्युत अपघट्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो सेल अगर है तो सेल के लिए मेरे भाई क्या क्या जरूरी है। सेल के लिए जरूरी है कि सेल में आपका 2 इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड होना चाहिए, सेल में विद्युत अपघट्ट होना चाहिए। अगर सेल है तो ये तो होगा ही होगा, अगर ये नहीं है मतलब वो सेल नहीं। ठीक है, आगे अब जो भी विद्युत अपघट्ट है, मान के चलो इसमें NaCl नाम का एक विद्युत अपघट्ट डाला है, तो सेल में क्या होता है बेटे भाई, जो विद्युत अपघट्ट होता है वो विद्युत अपघट्ट अपने आयनों में टूटता है। जैसे Na पर प्लस Cl पर माइनस होता है तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। विद्युत अपघट्ट अपने आयनों में टूटता है मतलब ये अपने आयनों में टूट जाएगा। अब आयनों में टूटने से भी काम नहीं चलेगा, आयनों में टूटेगा, फिर आयनों में टूटकर ये क्या करेगा, आयनों में टूटकर मेरे भाई देखो एनोड होता है बेटा यहाँ पर माइनस का और कैथोड होता है प्लस का। तो क्या होगा कि जो Cl माइनस है, सॉरी जो Cl माइनस है, माइनस वाला है ये प्लस की ओर जाएगा और प्लस वाला है ये माइनस की ओर जाएगा, है ना। तो विद्युत अपघट्ट होगा, विद्युत अपघट्ट अपने आयनों में टूटेगा, फिर ये विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रोड पर जाकर यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर ये धीरे धीरे करके जमा होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये NaCl हमने डाला तो है ना, जैसे मान के चलो हमारे पास NaCl कितना था, 50 ग्राम था। कितना था बेटा, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम में मेरे भाई मान लेते हैं आपको 1000 आयन मिले। कितने आयन मिले, 1000। तो 1000 आपको Na प्लस के मिले और 1000 आपको Cl माइनस के मिले। तो ये 1000 Na प्लस और 1000 Cl माइनस ये इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे एक एक करके, एक गया फिर दूसरा गया फिर तीसरा गया फिर चौथा गया, ऐसे जाएंगे। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड पर हो जाएंगे जमा, यहीं पर जाकर बैठ जाएंगे। जमा हो जाएंगे मतलब बैठ जाएंगे, है ना। तो जब ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तभी सेल में धारा का प्रवाह होगा। अब ऐसा हो कि विद्युत अपघट्ट अपने आयनों में तो टूट जाए लेकिन ये एनोड कैथोड की ओर ना जाए तो सेल में कभी धारा का प्रवाह नहीं होगा। और अक्सर हम देखते हैं ना कि सेल में जब तक ये आयन आते जाते रहते हैं इलेक्ट्रोड की ओर तब तक उस सेल में धारा का प्रवाह होता रहता है, लेकिन जैसे ही आना जाना इन्होंने किया बंद तो हम कहते हैं भाई हमारे घड़ी का या जो बैटरी का जो सेल है वो खराब हो गया। तो सेल खराब होना का मतलब क्या है, इनके आयनों की गति बंद हो जाना। लेकिन अक्सर तुमने ये एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा कि जब सेल खराब हो जाता है तो उसको जमीन पर यहाँ पर या फिर किसी ठोस जगह पर उसको इस टाइप से ठोकते हो तो देखते हो कि थोड़ा बहुत वो सेल है ना चलने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर बंद हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक दो आयन जो आ जा नहीं पाते तो आप ठोकते हो तो उस गति के कारण एक दो आयन और चले जाते हैं, इसलिए उनमें धारा का प्रवाह होने लगता है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अगर सेल है तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड होना चाहिए, एक एनोड का और एक कैथोड का। सेल है तो उसमें विद्युत अपघट्ट होना चाहिए, और विद्युत अपघट्ट अगर है तो विद्युत अपघट्ट अपने आयनों में टूटेगा, फिर आयनों में टूटकर ये प्लस की ओर और ये माइनस की ओर, ये इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, तब सेल में धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस जो मैंने बताई है बेटे भाई, ये पूरी प्रोसेस ही विद्युत अपघटन है। ये पूरी प्रोसेस ही क्या है, विद्युत अपघटन है। क्वेश्चन अगर आए विद्युत अपघटन क्या है तो आपको क्या बता देना है, विद्युत अपघट्ट का अपने आयनों में टूटना और फिर एनोड कैथोड की ओर जाना ही विद्युत अपघटन कहलाता है। समझ गए ना? तो विद्युत अपघट्ट का अपने आयनों में टूटना और फिर एनोड कैथोड की ओर जाना विद्युत अपघटन कहलाता है। तो ये विद्युत अपघटन समझ गए, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, तो अब आप समझ लो, तो विद्युत अपघटन संबंधी कितने नियम हैं? 2। पहला नियम प्रथम नियम और दूसरा नियम द्वितीय नियम। ठीक है, प्रथम नियम में क्या बोला गया, देखो प्रथम नियम में बोला गया बेटा, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में, अब विद्युत अपघटन मैंने समझा दिया, इस विद्युत अपघटन क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई
पदार्थ की मात्रा। देखो जब विद्युत अपघटन की क्रिया होगी तो ये प्लस और माइनस एनोड कैथोड की ओर जाएंगे और एनोड कैथोड पर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जमा। तो जमा हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगी। आवेश मतलब यहाँ धारा ही होता है। आवेश से क्या मतलब होता है, धारा ही का होता है। आवेश का मतलब धारा ही होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस नियम में ये कहा गया कि जितनी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा ज्यादा जमा होगी उसमें उतनी ही ज्यादा धारा होगी। अगर इलेक्ट्रोड पर कम पदार्थ की मात्रा जमा हो रही तो उसमें धारा भी क्या होगी, कम होगी। तो मैंने अभी वही चीज बताई कि जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, जितना जल्दी जल्दी ये इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा उतनी ही ज्यादा इसमें धारा आएगी। और अगर ये यहाँ जाए ना तो धारा आएगी नहीं। तो फिर हम वही तो होता है कि जब सेल खराब हो जाता है तो ये इधर उधर नहीं जाते, एनोड कैथोड की ओर नहीं जाते, तब तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखना कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड पर, अब ये इलेक्ट्रोड हो चाहे इलेक्ट्रोड, जिसको आपको मानना हो, इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा, इस पर जितना पदार्थ जाकर जमा होगा, जितना NaCl यहाँ जाकर क्या होगा, बैठेगा, जितना ज्यादा बैठेगा उसमें धारा उतनी ज्यादा आएगी और जितना कम बैठेगा उतना कम धारा आएगी। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना बेटा W। और प्रवाहित आवेश, आवेश क्या होता है, Q। तो आवेश के ब्रैकेट में क्या लिख लेना, Q। ठीक है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो यही बोला ना। तो अर्थात में अगर इस नियम को ले जाएं तो अर्थात क्या हो जाएगा बेटा, W समानुपाती Q। क्योंकि उसने बोला ना इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होते हैं, तो पदार्थ की मात्रा को आवेश के समानुपाती कर दिया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है। तो मेरे भाई यहाँ नियतांक आता है Z, है ना, और ये आपका Q है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे जहां Z एक नियतांक, Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक, तुल्यांक कहते हैं। Z एक नियतांक है जिसे बेटा क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। आई होप आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका प्रथम नियम कंप्लीट। एग्जाम में आपको बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। आप समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ये और अर्थात करके ये बस। लेकिन मेरे भाई मैं आगे आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ। यहाँ जो Z है, ये जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कह रहे हैं ना इस Z को, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है उस चीज को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक किंतु लगाना पड़ेगा बेटा, किंतु आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इंटू, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा है ना, कि आवेश क्या होता है, धारा इंटू समय होता है। तो इस वैल्यू को अगर हम उठा के यहाँ रख देंगे तो तब W बराबर क्या हो जाएगा, Z, Q की जगह क्या रख देंगे, I इंटू टी, I इंटू टी, ये रख देंगे। देखो मैं कह रहा हूँ ना आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखना है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये किंतु से तो मैं एक्स्ट्रा आपको करा रहा हूँ आपके नॉलेज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ये क्या है। ठीक है, तो Z Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, तो Q की जगह हमने I इंटू टी रख दिया। ठीक है, हमें Z की परिभाषा निकालना है। तो Z की अगर परिभाषा निकालना है बेटा, तो यदि हम लगाएंगे, यदि में हम क्या करेंगे, I, जो I क्या है, धारा। अगर धारा को हम बेटा क्या मान लें, 1 एम्पियर मान लें। क्या मान लें बेटा, धारा को 1 एम्पियर मान लें। और इस 1 एम्पियर की धारा को हम कितने समय तक प्रवाहित करें बेटा, 1 सेकंड तक। तो मैंने यदि I इक्वल टू 1 एम्पियर है ना, और T इक्वल टू भी क्या रख दिया, 1 एम्पियर। इस दोनों की वैल्यू हम 1 एम्पियर रखते हैं तो W बराबर क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू हम इसकी भी 1 रखते हैं और इसकी भी 1 रखते हैं तो W बराबर क्या आ जाएगा, Z बचेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब W बराबर क्या आ जाएगा, Z। अब बताओ W क्या है, तो पदार्थ की मात्रा, जमा हुई पदार्थ की मात्रा, और जमा हुई पदार्थ की मात्रा Z के बराबर हो गई। तो Z क्या है बेटा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये दोनों बराबर, मतलब जमा हुई पदार्थ की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये दोनों बराबर आ गए ना। अब बराबर आ गए मतलब तो यही हुआ कि इसको ये बोलते हैं और इसको ये बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी पूरी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये कब हुई बराबर, जब 1 एम्पियर की धारा को हमने 1 सेकंड तक प्रवाहित किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, तो यदि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तब इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो ये हमने जेड की आपको परिभाषा, आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए।
क्लियर हुआ बात, समझ आई? ठीक है, आ जाओ द्वितीय नियम पे। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, देखो आ जाओ, बहुत अच्छे समझते हैं यहाँ पर, अच्छे समझ। देखो पहले आप यहाँ सुनो, मेरे पास मान लेता हूँ बेटा, ये हमारे पास 3 सेल, कितने सेल है बेटा, यहाँ पर मैंने कितने सेल मान लिए, 3 सेल मान लिए। इन 3 सेलों में मैंने दो दो, देखो एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो तीनों सेल में एक एक इलेक्ट्रोड डाल दिया। और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के, तीनों सेलों में अलग अलग टाइप के विद्युत अपघट्ट विलयन भरे हैं। इसमें भरे हैं NaCl भरा है, इसमें भरा है बेटा H2SO4 भरा है ना, और इसमें मान लिया मैंने क्या भरा है, NH4Cl। तो तीनों प्रकार के जो सेल हैं, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट विलयन क्या कर दिए, मैंने भर दिए। अब यदि तीनों सेलों में समान प्रबलता की धारा, मतलब मान के चलो इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर और इसमें भी 1 एम्पियर, अभी समान प्रबलता की धारा हो गई कि नहीं, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर समान प्रबलता की धारा है। और इस समान प्रबलता की धारा को मैं समान समय, इसमें भी 1 सेकंड, इसमें भी 1 सेकंड और इसमें भी 1 सेकंड समान समय तक प्रवाहित हो रहा हूँ, होने दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट वाले मैंने क्या लिए, सेल लिए ना, और इन सेलों में मैंने समान प्रबलता की धारा को प्रवाहित किया समान समय, है ना। तो ध्यान रखना, अगर मैं भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट विलयनों में समान प्रबलता की धारा को समान समय तक प्रवाहित होने देता हूं, तो क्या होगा, तो मेरे भाई क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा होगी, इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की क्या होगी, मात्रा होगी, उनके तुल्यांकी भार को बेटा हम कैसे व्यक्त करते हैं, ई से। कैसे व्यक्त करते हैं, ई से। तुल्यांकी भार की कैसे होती है, समानुपाती होती है। और इस नियम में तो यही लिखा गया है, इस नियम के अनुसार भिन्न भिन्न पदार्थ के विद्युत अपघट्ट विलयनों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है, तब इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों की कैसी होती है, समानुपाती होती है। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल के द्वारा, ये जो मैंने एग्जाम्पल बनाया है इसके द्वारा, समझ गए ना। चलो अब यहाँ पर हम अर्थात में जाएंगे। देखो कह रहे हैं पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को आप W मान लो, ठीक है। तो अर्थात अगर बात करें तो अर्थात क्या हो जाएगा बेटा, W समानुपाती, W समानुपाती क्या हो जाएगा, E। अब आपको पता है समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, मान लो नियतांक क्या है, K, और ये आपका आ गया E, ठीक है। तो यहाँ पर K की वैल्यू निकालूं तो E बटे में जाएगा, तो W बटे E बराबर क्या हो जाएगा, K, और K क्या है, नियतांक, K क्या है, नियतांक। तो द्वितीय नियम के अनुसार ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये पदार्थ की मात्रा और तुल्यांकी भार का अनुपात है, वो आपके एक नियतांक के बराबर होता है। तो ये आपका फाइनली प्रथम नियम हो गया, बट इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे। मैंने आगे एक लाइन लिखी, पर एग्जाम में आपको इतना ही लिख देना, मैं आगे और बढ़ा रहा हूँ, क्यों बढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस ये होता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकूं, बस, है ना। तो एग्जाम में तो आपको इतना ही लिखना, बट आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बहुत बात बोल रहा हूँ, यदि भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट विलयन होंगे, जैसे अभी मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट विलयन लिए थे, यदि उनमें इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा मान लिए मैंने W1, W2 और W3 तथा उनके तुल्यांकी भार मैंने मान लिए E1, E2 और E3, ये मान लिए। तो जैसे आपको पता है कि W और E का अनुपात K के एक नियतांक के बराबर होता है, तो यदि मैं W1 मात्रा और तुल्यांकी, अगर किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा W1 है और तुल्यांकी भार E1 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, W1 अपॉन E1, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, एक नियतांक के बराबर। अब मैं यदि मान लो इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा क्या है, W2, और तुल्यांकी भार क्या है, E2, तो आपका ये जो ये आपका जो आपका W2 है और जो E2 है, इसका अनुपात भी एक नियतांक के बराबर होगा। तो ऐसे मैं भिन्न भिन्न पदार्थ मान रहा हूँ, तो इस सब का जो है ना W और E का अनुपात एक नियतांक के बराबर होगा। तो जब W और E का अनुपात एक नियतांक के बराबर होगा, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, एक बराबर हो जाएंगे। तो सब आपस में जो है ना वो बराबर हो जाएंगे, और वो सब किसके बराबर होंगे, एक नियतांक के बराबर होंगे। तो मतलब अगर हम ऐसा कहें कि भिन्न भिन्न प्रकार के अगर विद्युत अपघट्ट विलयन है, उनमें तो पता जब इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा ये है और तुल्यांकी भार ये है, तो इन सब का अनुपात किसके बराबर होगा, एक नियतांक के बराबर
बराबर होगा। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं मेरे भाई फैराडे के नियम, दोनों नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। आई होप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। एक ना एक एग्जाम में जरूर आएगा, आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम एक और महा इंपॉर्टेंट नियम पर बात कर लेते हैं, जो है आपका कोलरास का नियम। मेरे प्यारे भाई अगला और हमारा महा इंपॉर्टेंट नियम आ जाता है, जिसका नाम है कोलरास का नियम। जी हाँ, कोलरास का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, ये पेपर में आता है। ठीक है, पहली बात, कोलरास का नियम दिया क्यों गया? देखो, आप एक शब्द जानते होगे, आप एक चालकता को जानते होगे जिसका नाम है मूलर चालकता। जिसका नाम क्या है बेटा? मूलर चालकता। ठीक है, अब मूलर चालकता क्या होती है सर? तो एक मोल विद्युत अपघट, एक मोल विद्युत अपघट युक्त विलयन, एक मोल विद्युत अपघट युक्त विलयन की जो भी चालकता होती है वो मोलर चालकता होती है। एक मोल विद्युत अपघट युक्त विलयन की जो चालकता होती है बेटा, उसको हम मोलर चालकता बोलते हैं। और ये जो मोलर चालकता है मेरे भाई, विलयन की चालकता, यहाँ पर देखो शब्द लिखा हुआ है क्या? विलयन की चालकता। तो विलयन की चालकता होने के कारण ये जो चालकता है तनुता बढ़ाने पर क्या होती है बेटा? बढ़ती है। ध्यान रखना, ये चालकता है तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। इस बात को याद रखना, ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो मोलर चालकता क्या होती है? एक मोल विद्युत अपघट युक्त विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है, और मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, अब इसको व्यक्त किससे करते हैं? तो देखो मेरा भाई, जो विलयन की चालकता है उसको हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। कोई भी विलयन है, उस विलयन की चालकता को हम किससे व्यक्त करेंगे? इस लैम्डा से व्यक्त करेंगे। बट ये मोलर चालकता है, तो मोलर का यहाँ पर एम लगा दिया जाता है, मतलब इसको लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं। जो मोलर चालकता है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा? लैम्डा एम से। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? चलो, है ना? तो मोलर चालकता आप समझ गए, है ना? अब मोलर चालकता अगर अनंत तनुता पर निकालें, अब तनुता का मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई तनुता, तनुता यहाँ जो शब्द आया था ना तनुता, इसका मतलब क्या होता है? तनुता का मतलब होता है बेटा जल मिलाना। तनुता का मतलब क्या होता है? जल मिलाना। ध्यान रखना, है ना? जैसे मान के चलो हमारे पास ये पात्र है ना? इसमें कुछ दूध रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? दूध। अब मैंने बोला इसकी तनुता बढ़ा दो, मतलब इसमें जल मिला दो। तनुता बढ़ा दो मतलब, तनुता का मतलब होता है जल मिलाना। ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बोल दूं अनंत तनुता, कौन सी तनुता बोल दूं बेटा? अनंत तनुता। तो अनंत तनुता मतलब बहुत सारा, जिसका कोई पता ना हो, इनफाइनाइट। तो अनंत को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा? इन्फिनिटी से। अनंत को हम किससे व्यक्त करते हैं? इन्फिनिटी से। तो अगर मैं बोलूं अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी? तो देखो मोलर चालकता तो क्या होती है बेटा? लैम्डा एम होती है। बट ये मोलर चालकता मैंने अनंत तनुता पर बताई है, इसलिए यहाँ पर मैं एक इन्फिनिटी का साइन लगा दूंगा। तो ये इन्फिनिटी लैम्डा एम जो इन्फिनिटी है वो अनंत तनुता पर क्या हो गई? मोलर चालकता हो गई। ये पूरा आप समझ गए? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कोलरास नियम बेटा जो है, कोई भी विद्युत अपघट, अब विद्युत अपघट कोई सा भी, जरूरी नहीं कि कोई निश्चित हो कि भाई ये हो, नहीं, कोई भी विद्युत अपघट हो सकता है। तो किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए ये नियम दिया गया है। अगर हमें किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालना है, तो उसके लिए हम कौन सा नियम अप्लाई करेंगे? कोलरास का नियम, है ना? किसी भी विद्युत अपघट के लिए लैम्डा एम इन्फिनिटी मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालना है, तो कोलरास नियम का उपयोग करेंगे। ये तो समझ में आ गया कि कोलरास नियम किस लिए है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये क्या है? अब इधर सुनो। तो ये कहता है इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो किसी भी, कोई भी हो सकता है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटी, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, अनंत तनुता पर है इसलिए इन्फिनिटी लगा। ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसी विद्युत अपघट की, जैसे मान के चलो आप HCl नाम के विद्युत अपघट की, यहाँ पर सुन लो, HCl नाम के विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल रहे हो, तो इस HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट की, मतलब इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता। अब आयनिक चालकता तो आपको पता है आयन दो होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। तो ये धनायन और ऋणायन, तो इनकी चालकता देखो, हमने बोला था विलयन की चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से। तो अगर धनायन की चालकता निकालना है तो लैम्डा प्लस, है ना? और ऋणायन की चालकता निकालना है मतलब लैम्डा माइनस।
समझ गए ना। अब ये अनंत अनुतापन निकालना है, इसलिए यहाँ पर इंफिनिटी और यहाँ पर भी क्या इंफिनिटी। ठीक है, तो मोलर चालकता उस विद्युत अपघट की अनंत अनुताप पर आयनिक चालकता, तो अनंत अनुताप पर आयनिक चालकता धनायन की ये होती है, ठीक है, और ऋणायन की ये होती है, मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, तो धनायन ऋणायन की ये लैम्डा प्लस इंफिनिटी और लैम्डा माइनस इंफिनिटी का योग होती है। समझ गए ना। तो किसी भी विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता होती है बेटा, उस विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताओं का योग होती है। अर्थात में अगर हम इसी चीज को ले जाएं तो अर्थात में क्या बात कही गई है कि जो मोलर चालकता है मतलब लैम्डा एम इंफिनिटी है, ये धनायन और ऋणायन मतलब आयनिक चालकताएं तो यही होती हैं, तो इनका क्या होगी योग, तो इनका योग कर दो तो लैम्डा प्लस इंफिनिटी और लैम्डा माइनस और यहाँ पर इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन यहाँ कर रहा हूँ कि मेरे भाई देखो धनायन और ऋणायन का योग हो गए, तो मैं इसमें x और ये यहाँ y लगा दे रहा हूँ। अच्छा सर ये x y क्या है, तो मेरे भाई x y अगर आप समझ जाओ तो नहीं लगा रहा हूँ और नहीं समझो तो लगा रहा हूँ। कैसा, तो फिर ये कैसा है मेरे भाई, यहाँ x क्या है धनायन की संख्या, यहाँ y क्या है ऋणायन की संख्या। ये x है धनायन की संख्या और y क्या है ऋणायन की संख्या। ठीक है, तो x और y ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कर लेना, बट x y लगा दो तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि x और y है वो तो धनायन और ऋणायन की क्या है संख्या है। समझ गए ना, तो ये कोलरास का नियम है। आई होप बेहतरीन तरीके से आप समझ गए हो, x y लगाना हो तो लगाना, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, चलो आज आप उदाहरण हम कर लेते हैं, जैसे हम उदाहरण करते हैं, तो ये हमारे पास पहला ही उदाहरण, जैसे हमें HCl की अनंत अनुता पर क्या करना है बेटा, मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो हमसे बोला गया है किसी भी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसकी धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता की योग होती है। तो अगर हम देखें HCl का वियोजन करें तो HCl में H धनायन होता है और Cl वाला ऋणायन होता है, तो इस HCl की मोलर चालकता इस धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं का क्या हो जाएगी, योग हो जाएगी, अर्थात लैम्डा, ये देखो x y मत लगाओ, हटाओ, चलो हटाओ, ये लैम्डा था सेम। अब प्लस मतलब धनायन, तो यहाँ धनायन कौन है, HCl में धनायन कौन है H प्लस, तो ये है और ये थी। ठीक है, प्लस यहाँ लैम्डा, माइनस का मतलब Cl माइनस और ये आपका तो ये HCl धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता में क्या हो जाएगी, योग हो जाएगी। बात समझ में आई, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसका धनायन है और ये इसका ऋणायन, इनका योग हो जाएगी इसकी मोलर चालकता। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो हमारे पास बेटा यहाँ पर है NaCl है ना, और इसकी हमें क्या करना है अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालना है। तो इसका धनायन क्या होता है Na प्लस और Cl माइनस, तो इसकी अगर मोलर चालकता निकालनी है तो इसी का क्या लेंगे आप धनायन, तो आप ये प्लस नहीं लेंगे, अब इसका धनायन, तो इसका धनायन क्या है बेटा Na प्लस इंफिनिटी अनंत अनुता पर लेना है और NaCl माइनस इंफिनिटी, इसका क्या हो जाएगी। और उदाहरण आपको समझाते हैं, जैसे मान के चलो बेटा यहाँ पर हमें CH3COOH ये है, इसकी हमें क्या करना है अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालना है, इसकी अनंत अनुता पर क्या करना है मोलर चालकता निकालना है, मतलब लैम्डा n इंफिनिटी चाहिए CH3COOH के लिए। तो इसके धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता का क्या हो जाएगी, योग हो जाएगी। इसका धनायन क्या है बेटा, तो इसका धनायन है CH3COO माइनस और ये H, तो इसका ये धनायन और इसका ये इनका क्या हो जाएगी योग। तो यहाँ पर धनायन, अब धनायन और ऋणायन देखो, यहाँ पर धनायन पहले लिखा ऋणायन बाद में, ऐसा कोई नहीं है कि ऋणायन धनायन आगे पीछे मत हो ना हो सकते हैं आगे पीछे, तो ये क्या हो जाएगी लैम्डा, ऋणायन को भी आप आगे कर सकते हो लैम्डा माइनस इंफिनिटी और यहाँ पर लैम्डा H प्लस, ठीक है। तो ये इसके क्या होगा एग्जांपल, किसी भी विद्युत अपघट की अगर मोलर चालकता निकालना है तो उसके धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं को आप जोड़ दो, ये मोलर चालकता निकल जाएगी। गाइस को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आगे कोलरास नियम की मेरे भाई अनुप्रयोग आपसे पूछता है कि कोलरास नियम लिखकर इसके 2 या 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो कोलरास नियम के अनुप्रयोग में देखो भाई, कोलरास नियम का पहला अनुप्रयोग है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर तो मेरे भाई जो कोलरास नियम का है पहला अनुप्रयोग वो है कि कोलरास नियम की सहायता से हम किसी भी दुर्बल विद्युत, कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट है उसकी अनंत अनुता पर हम मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। कोलरास नियम की सहायता से किसी विद्युत अपघट की हम वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, वियोजन, ठीक है, और फिर अल्प विलेय लवण की जो विलेयता है वो भी हम इससे
याद कर सकते हैं। तो ये अनुप्रयोग है, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने किया हेनरी नियम, राउल्ट नियम, फेराडे नियम, कोलरास नियम और इसके बाद वन टॉप सिद्धांत या समीकरण बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ले होगे। और ये कर लिया तो मैं कहता हूँ एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा ये एग्जाम में इन नियमों में से, तो आप छोड़ दोगे उसको, ठीक है। चलो तो कंप्लीट होते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।